तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसे कि समझ में आ रहा है इसका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कुछ कॉम्बिनेशन तो है, इज इट नॉट? मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है वो हम लोग समझते हैं। इसकी ब्रीफली मैंने हिंट दी थी कि जब कोई करंट कैरिंग वायर चलती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वर्क की बात की थी, ध्यान आ रहा है? तो माइक्रोस्कोपिक वर्क के बारे में वहां पे हम लोगों ने फोकस नहीं किया था, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो ओरिजिन्स की बात करते हैं, कहाँ से ये फेनोमेनन डिस्कवर हुआ। तो सबसे पहले ये देख सकते तुम लोग स्कीमेटिक। सबसे पहले तो ऑयरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तुम लोगों को याद है, मैग्नेटिक्स के शुरू में मैंने बताया था, जहाँ पे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग चीजें नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। वहां पे देखा था कि करंट कैरिंग वायर से हमारा एक मैग्नेटिक न्यूट्रल डिफ्लेक्ट होता है, राइट? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रिवर्स इफेक्ट देखते हैं हम लोग कि मैग्नेट को चलाने से करंट इंड्यूस हो जाता है। कैसे? तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले ये देखो, ये मल्टीमीटर है, और यहाँ पे मैंने मैग्नेट अभी स्टेशनरी रखी हुई है, एक मैग्नेट, यहाँ पे एक लूप बना रखा है मैंने। अब क्या करते हैं, अगर हम इस मैग्नेट को इस लूप की तरफ मूव करते हैं, कुछ वेलोसिटी से इस लूप की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे को क्या देखने में आता है कि यहाँ पे कुछ करंट रजिस्टर हो रहा है, दिख रहा है? व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द लूप, करंट इज रजिस्टर्ड। इसी तरह से यहाँ पे जब मैग्नेट को हम अवे फ्रॉम द लूप मूव करें, तब भी यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ पे -1 एम्पियर, यहाँ पे +1 एम्पियर, यानी रिवर्स डायरेक्शन में करंट आ रहा है, ठीक है? और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे, अगर मान लो कोई मेरी ये कॉइल है, जैसे सोलेनॉइड टाइप की कॉइल है, इसके अंदर एक और मैं कॉइल को अंदर इसके डालता हूँ, ऑब्वियसली ये भी एक सोलेनॉइड है। तो ये सोलेनॉइड के अंदर जब सोलेनॉइड डालता हूँ, तो फिर इसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है? ओके। तो मतलब हाँ, जब इसको ऑब्वियसली जब स्विच को बंद करोगे तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, और इसको अगर खोलते हो स्विच को, तो खोलने पे दोबारा डिफ्लेक्शन आता है। तो ये सब क्या चीज है? तो इस सब में कॉमन थ्रेड क्या है, ये जो जितने भी हम काम कर रहे हैं, इस सब में कॉमन थ्रेड क्या है कि ये जो लूप है, इसके बीच फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेट पास आ रही है तो फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, या दूर जा रही है तो घटती जा रही है। इन एवरी केस व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इससे क्या इन्फर किया इन सारे एक्सपेरिमेंट से कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से जो है हम लोगों का ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से करंट आ रहा है, ठीक है नहीं? तो समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट जो है? तो क्या, हाँ, तो क्या देखा, मूविंग स्मॉलर करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस ईएमएफ। यहाँ पे इस कॉइल को अंदर बाहर करने से ईएमएफ आ रहा है। चेंजिंग करंट इन स्मॉलर कॉइल प्रोड्यूसेस ईएमएफ। यहाँ पे अगर करंट इसका बढ़ा दो तो भी ईएमएफ होता है, आ जाती है, करंट घटा दो तो भी ईएमएफ आ जाती है, ठीक है? तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या लिखा मैंने, आफ्टर ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट सेवरल एक्सपेरिमेंट्स वर डन ट्राइंग टू रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सम ऑफ व्हिच वर शोन अबव। जो अभी ये सब दिखाया ना, ये सब ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद के कुछ फॉलो अप एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है? It was found that EMF was induced in the coil if क्या है, strength of the magnetic field increased या decreased है, तो magnetic field stronger या weaker हो जाए, या फिर coil का orientation change हो जाए। यानी इसमें वो दिखा नहीं रखा, लेकिन अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर किसी कॉइल को घुमा दूं तो तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, राइट? तो ओरिएंटेशन कॉइल का चेंज हो जाए तो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, ठीक है? कॉइल का एरिया चेंज हो जाए, एरिया कैसे चेंज होगा, कोई सोलेनॉइड उसको पिचका दो या खोल दो, मैग्नेटिक फील्ड में रखो सोलेनॉइड को, पिचका दो या खोल दो, तो उसका एरिया चेंज हो जाएगा, तो भी ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है? और नंबर ऑफ टर्न्स कम या ज्यादा कर दो, सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते चले जाओ तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, कम कर दोगे तो भी इंड्यूस होगी ईएमएफ, ठीक है? नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने से, ठीक है? और क्या देखा कि जितना तेजी से चेंजेस करते हैं उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होती है, यानी मैग्नेट को तेजी से मूव करोगे तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, धीमे मूव करोगे तो कम इंड्यूस होगी ईएमएफ, ठीक है? तो इन सब चीजों में कॉमन थ्रेड क्या है हम लोगों की? The common phenomenon in all these experiments was that an EMF is induced whenever magnetic flux through the coil change. उन सारे को अगर एक लाइन में मुझे समराइज करना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन थ्रेड क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, सारी प्रोसेसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, राइट? दिस लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ फैराडेज लॉ व्हिच विल स्टेट इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो फैराडेज लॉ जो है वो क्या है हम लोगों का, वो इसी चीज को बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है, ठीक है? एक्चुअली तो इक्वली है, बाकी एक साइन भी उसके अंदर आता है, माइनस साइन आता है, वो डायरेक्शन बताता है। तो फैराडेज लॉ थोड़ा बाद में हम लोग स्टेट करने वाले हैं। समझ में आई? इतनी इतनी बात समझ में आई ना, हो क्या रहा है, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ डायरेक्टेड लूप। तो पहली बात, डायरेक्टेड लूप क्या होता है, ये हम लोग ने मैग्नेटिक्स में भी इसकी बात की थी, व्हाट इज अ डायरेक्टेड लूप। लूप तो लूप होता है, अब तुम लोग बोलो इसका डायरेक्शन का क्या मतलब है, लेकिन लूप के साथ हम डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल असाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरा एक लूप है, तो मैं इस लूप को चाहूं तो इस तरह से चल सकता हूँ, ठीक है? क्लॉकवाइज चल सकता हूँ, मैं चाहूं तो इसके अलावा एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकता हूँ। तो द टू लूप्स आर डिफरेंट लूप्स, ठीक है? मतलब वैसे शेप एक जैसी लग रही है, बट डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल अगर असाइन कर दिया तो
क्लॉकवाइज लूप इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटी क्लॉकवाइज लूप। क्यों? क्लॉकवाइज लूप की एरिया नॉर्मल उसके हिसाब से डिफाइन होगी, यानी अगर ऐसे डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है तो ट्रैवल की डायरेक्शन में अगर तुम कर्ल करोगे फिंगर्स को तो तुम्हारे पास एरिया नॉर्मल की डायरेक्शन आएगी। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने आई मेस्ड इट अप, एक्चुअली ये सारे एरोज उल्टे होने चाहिए। अगर एरिया नॉर्मल मैंने ऊपर दिखा रखा है तो लेट मी जस्ट करेक्ट दिस, ऑल दीज एरोज शुड बी ये ऐसे होने चाहिए हमारे पास। एरिया नॉर्मल अगर ऊपर की तरफ दिखा रखी है तो ये सब डायरेक्टेड लूप मेरा इस तरह से होना चाहिए, समझ गए? तो ऐसे मेरा डायरेक्टेड लूप है, तो वंस द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवर्सल ऑफ द लूप इज डिफाइंड तो कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द लूप और थंब से हमें एरिया नॉर्मल की डायरेक्शन मिल जाती है। समझ में आई बात की नहीं? और उसी से हमको साइन ऑफ फ्लक्स भी पता चल जाएगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और एरिया नॉर्मल इस तरफ है, या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्यूट एंगल बना रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा और अदरवाइज फ्लक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, तो समझ गया कि एरिया नॉर्मल और डायरेक्टेड लूप में क्या रिलेशन है। डायरेक्टेड लूप के अलोंग फिंगर्स कर्ल करोगे, थंब से एरिया नॉर्मल की डायरेक्शन मिलेगी। क्या लिखा? A directed loop is one whose perimeter we have assigned a sense of traversal। ठीक है, पेरीमीटर को हमने सेंस ऑफ ट्रैवर्सल दे दिया, पेरीमीटर होना चाहिए। हाँ, clockwise or anti-clockwise for planar loops। Once a sense of traversal is specified, we can specify the direction of area normal for a surface mounted on the area normal for a surface mounted on the perimeter। पेरीमीटर के अंदर एक हमने कोई स्केल चढ़ा दिया तो उस स्केल के लिए एरिया नॉर्मल की तरह उसकी बात हो रही है। ठीक है, for finding the area normal we curl the fingers along the loop। now thumb gives the side on which the normal is to be chosen। now let ds vector be the area vector associated with a patch element mounted on the periphery of the loop। तो यहाँ पे छोटा सा अगर पैच है, ठीक है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा? d phi is simply b dot ds। ओके, तो फ्लक्स है और नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? फिर पूरे लूप के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो इंटीग्रल ऑफ b dot ds इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस, राइट? ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। क्या? फॉर कन्वीनियंस ट्राई टू ये कुछ लैंग्वेज बीच में मिसिंग है। मतलब हमें ट्रैवर्सल डायरेक्शन ऐसी चूज करनी चाहिए कि हमारा एरिया नॉर्मल जो है मैग्नेटिक फील्ड से एक्यूट एंगल बनाए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ट्राई टू चूज द ट्रैवर्सल डायरेक्शन होना चाहिए, बीच में चूज वर्ड मेरा मिसिंग हो गया। यहाँ पे ट्राई टू चूज होना चाहिए, यहाँ पे चूज, ट्राई टू चूज द ट्रैवर्सल डायरेक्शन ऑफ द लूप, चूज द होना चाहिए, ट्राई टू चूज। अच्छा ठीक है, आई मेस्ड इट अप, ओके, ट्राई टू चूज होना चाहिए, choose the traversal direction of the loop so that area normal makes an acute angle with the magnetic field। फायदा क्या होगा? हमको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करनी होगी बाद में। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसका चेंज दिमाग में आराम से सोच सकते हैं। वो बढ़ रही है पॉजिटिव क्वांटिटी तो बढ़ रही है, घट रही है तो घट रही है। ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ती है तो घटती है, घटती है तो बढ़ती है। समझ गए ना, मैग्नीट्यूड वाइज। तो दिमाग में एक्स्ट्रा जोर पड़ता है एक नेगेटिव साइन को अकाउंट में करने का, और मैंने देखा अक्सर सिली मिस्टेक हो जाती है उस चक्कर में। तो इसलिए बेस्ट है कि फ्लक्स को पॉजिटिव बनाओ। ठीक है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उस तरफ फिंगर्स, उस तरफ थंब कर लो, फिर कर लो फिंगर्स उसके हिसाब से डिसाइड कर लो। ठीक है, सच दैट फ्लक्स इज पॉजिटिव, क्योंकि मैंने बताया था ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से हमारा ईएमएफ रिलेट होने वाला है। तो इसलिए फ्लक्स को पॉजिटिव कर लेना अक्सर अच्छा होता है, जहां पे भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो चूज द डायरेक्शन ऑफ द लूप सो दैट एरिया नॉर्मल मेक्स एन एक्यूट एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, thus मेकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव, ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा पॉजिटिव हो जाए। We will be needing to find the changes in magnetic flux and it is generally easier on the mind to deal with positive quantities। ठीक है, और क्या लिखा? Just like electric flux, magnetic flux also depends on the number of magnetic field lines crossing the loop। ठीक है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या कहते थे, दो सरफेसेस से अगर सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही हैं हम क्या बोल देते थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम। एग्जैक्टली सेम थिंग आल्सो होल्ड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर दो सरफेसेस से बराबर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही हैं तो उनका फ्लक्स एग्जैक्टली बराबर। ठीक है, ये टेक्निक कई जगह सिंप्लीफिकेशन के काम आएगी। कोई आड़ा टेढ़ा सरफेस दे रखा है और एक कोई सिंपल सरफेस है, तुम्हें पता है कि वो आड़ा टेढ़ा सरफेस को जितनी फील्ड लाइंस काट रही है सारी की सारी एक सिंपल सरफेस को भी काट रही है। या 3D में अजीब सी ज्योमेट्री है उसको एक सिंपल ज्योमेट्री से हम रिप्लेस कर सकते हैं इफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज सेम, और उसका यूज करके एक इजियर इंटीग्रेशन बना सकते हैं फ्लक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, तो इफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इज सेम फॉर टू लूप्स देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज एग्जैक्टली द सेम। समझ में आई बात? ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे, इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट तो डायरेक्ट है, दूसरे पार्ट में थोड़ा सा बुद्धि लगानी है, वही सिंप्लीफिकेशन वाला काम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन क्या है पहले सुन लो। A square loop is placed near a current carrying infinite wire as shown। ये मेरे पास infinite wire है और इसके पास में मैंने a by a का एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस भी क्या है, वो भी डिस्टेंस भी a है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, चूज द नॉर्मल सुटेबली टू कीप द फ्लक्स पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो मुझे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, जो कि सिंपल ही है।
क्या करोगे, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एलिमेंट लोगे लूप का, उसके अंदर छोटा सा d फाइल लिखोगे और उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट तो सिंपल ही है। सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स इफ द लूप वर रोटेटेड अबाउट द लाइन PS बाय 90 डिग्री एंगल विद ओमेगा वेक्टर अलोंग J। मतलब क्या है, यानी मैं इसको इस वाले लूप को y इसके PS के ये PS लाइन के अबाउट 90 डिग्री घुमा दे रहा हूँ। समझ में आ रही बात नहीं, करंट कैरिंग वायर ऐसे और मेरा लूप ऐसे हो गया। तो अभी 3D में थोड़ा अजीब सा हो गया है, पहले तो कोप्लेनर था, अभी क्या लूप मेरा ऐसे करके ऐसे चला गया और वायर मेरी ऐसे जा रही है, समझ गए, ऐसे 90 डिग्री को ऐसे घुमा दिया मैंने PS के वो। तो अभी इसकी ज्योमेट्री थोड़ी अजीब सी हो गई, इज इट नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सेकेंड केस में क्या होगा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर साइड व्यू बनाऊं तो साइड व्यू मतलब समझे, जैसे करंट कैरिंग वायर तो मेरी आगे की तरफ जा रही है, तो ऐसा व्यू बना सकता हूँ जिसके अंदर करंट कैरिंग वायर मेरा इनटू द पेज जा रहा है। समझ गए, अपने व्यू को ऐसे मैं घुमा लूं कि करंट कैरिंग वायर मेरी पेज के अंदर जा रही है, और मेरा लूप फिर क्या होगा, जो 90 डिग्री एंगल पे घुमा हुआ लूप है उसका क्या होगा, ये जो PS लाइन है, जो PS लाइन है ये सिंगल एक पॉइंट में रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे तुमको ऐसे इसको S कह लो या P कह लो, जो मर्जी कह लो। तो मेरा जो एक्चुअल लूप है 90 डिग्री घुमाने के बाद एक्चुअल लूप तो मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, समझ गए, करंट कैरिंग वायर ऐसे और लूप मेरा नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन मैं क्या देख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, SR यानी ये क्या है, ये वाली लाइन जो है, अगर साइड व्यू में देख रहे हो तो SR लाइन जो 90 डिग्री घुमाने के बाद SR लाइन नीचे की तरफ दिख रही है मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं, इक्लिप्स में बेसिकली SR इज इक्लिप्सिंग द PQ। तो मेरा एक्चुअल लूप तो ये है। अब इसके साथ तो देखो फील्ड लाइन जो अजीब अजीब से एंगल्स पे काट रही है, इसको दिख रहा है, ये अजीब अजीब से एंगल पे काटती हुई जा रही है। लेकिन मुझे मैं क्या देख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसी के प्लेन के साथ ये SR डैश करके एक लूप बना लूं, समझ में आई बात की नहीं, तो हर फील्ड लाइन जो SR लूप वाले SR को काटते हुए जा रही है, वो हर फील्ड लाइन इसके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को भी काटते हुए जा रही है, देखो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा स्क्वायर लूप है जो मेरे को प्रोजेक्शन में ऐसे इक्लिप्स में ऐसा दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ज्योमेट्री समझ में आ रही है कैसे है ये, यही वाला स्क्वायर लूप है, इधर से मैं देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसा दिख रहा है और 90 डिग्री घुमा हुआ है, इसलिए ये नीचे की तरफ दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे 90 डिग्री घुमा हुआ है ये, समझ में आई। ठीक है, प्लीज पे केयरफुल अटेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, 3D में विजुअलाइज कर रहे हैं हम लोग। करंट कैरिंग वायर ऐसे और लूप मेरा 90 डिग्री ऐसे घुमा हुआ दिख रहा है और इसलिए इक्लिप्स में दिख रहा है। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, इसकी जो फील्ड लाइन है जितनी भी SR को काटते हुए जा रही है वो सारी SR डैश को भी काटते हुए जा रही है। तो और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये A√2 डिस्टेंस हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऑल्टरनेट लूप ले सकता हूँ जो A से लेके A√2 के बीच में एक्सटेंड कर रहा हो और इसी के साथ कोप्लेनर हो जाए, समझ गए। और मुझे पता है कि जो जितनी फील्ड लाइन इसको काट रही है क्योंकि उतनी ही फील्ड लाइन इसको भी काट रही है, इसका मतलब क्या है, दोनों का फ्लक्स बराबर होगा। बट नाउ दिस इंटीग्रल इज मच इजियर, यहाँ पे कोई कॉस थीटा वगैरह नहीं करना, यहाँ तो देखो ना अजीब अजीब से एंगल्स बन रहे हैं, इस वाले लूप की नॉर्मल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दिख रहे हैं, अजीब अजीब से एंगल्स बन रहे हैं, ये कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, तो बहुत काम करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है, इस वाले लूप को मैं प्लेनर लूप से रिप्लेस कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट करो और उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है ना सभी को, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं 3D में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये समझो कि ये मेरी पेंसिल है, ठीक है, और ये मेरा लूप है, जो मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ ना, ये लूप है ऐसे, इसके साथ कोप्लेनर था पहले, ठीक है। अब उसको क्या किया, अभी उसको 90 डिग्री घुमा दिया तो अब ऐसे आ गया, ठीक है। अब मेरे को इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। मेरा क्या क्लेम है, अब ये मेरे को जो सामने से देख रहा हूँ तो मुझे ये लाइन दिख रही है, समझ गए कि नहीं। ये ऐसा नहीं कि लूप एक लाइन है, मैं सामने से देख रहा हूँ तो मेरे को लाइन दिख रहा है प्रोजेक्शन में, तो ये SR लाइन मेरी तरफ वाली लाइन जो है वो SR दिख रही है। अब इसको कैसे, अब इसको मैं वापस फिगर के ऊपर आ रहा हूँ, तो ये समझ गए। तो जो मोबाइल फोन था मेरा, वो मैंने ये वाली लाइन मेरे को नजर आ रही है मेरी आंखों की तरफ, और इसको कुछ फील्ड लाइन ऐसे काटते हुए जा रही है, इज इट नॉट, S से R के बीच में, यानी जो ये मोबाइल का ये वाला फेस है इसको काट काट के जा रही है फील्ड लाइन, ऐसे ऐसे करके काट रही है, समझ गए। लेकिन जितनी फील्ड लाइन उसको काट रही है, यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल में एक छोटा सा ले लूं रेक्टेंगल, मोबाइल फोन से छोटा रेक्टेंगल, समझ गए। तो ये छोटा सा जो रेक्टेंगल है इसको भी इमेजिन कर सकते हो ना, अंदर अगर 3D में बनाने की कोशिश करूं तो ऐसे कोई रेक्टेंगल होगा। तो इस वाले रेक्टेंगल को जो भी फील्ड लाइंस काट रही है, वो जो ऊपर रेक्टेंगल है उसको भी एक्जैक्टली उतनी ही फील्ड लाइंस काटते हुए जा रही है, प्रोजेक्शन में दिख रहा है ना, सेम नंबर फील्ड लाइंस काट रही है। तो इनवर्ड डेप्थ तो उसकी वही ले लो जो इस वाले लूप की है, और हॉरिजॉन्टल में इसको कर दो, मतलब समझ गए, वर्टिकल की जगह इसको हॉरिजॉन्टल कर दो। तो एक रेक्टेंगुलर लूप होगा ना ऐसे, SR डैश और ऊपर पीछे मान लो SR डैश, यानी छोटा सा लूप हो जाएगा SR डैश, और पीछे Q डैश और P ऐसे करके कुछ लूप मान लो, इमेजिन कर लो। उस लूप से जितनी भी फील्ड लाइंस जा रही है एक्जैक्टली उतनी ही फील्ड लाइंस इससे भी जा रही है, क्योंकि फील्ड लाइंस सेम जा रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम है, इसलिए फ्लक्स सेम है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, समझ में आई ज्योमेट्री की नहीं, क्या कर रहे हैं हम लोग, विजुअलाइज हुआ सभी को। तो जल्दी से पढ़ देता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखो क्या किया हमने, ए पार्ट के लिए x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की स्ट्रिप ली,
इस तरह की स्टेप क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है गिवन एक्स पे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही है, इज इट नॉट? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड तो इंटीग्रेट करना पड़ता है और एलिमेंट ऐसा लेंगे कि उस एलिमेंट पे कांस्टेंट रहे। तो इसका खुद का एरिया तो ADX हो जाएगा, ठीक है। और इस करंट कैरिंग वायर की फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट IA बाय 2 पाई, राइट। इनफैक्ट म्यू नॉट IA बाय 2 पाई x होगा, राइट। तो x को मैंने इंटीग्रेशन के अंदर रखा है, या यहाँ पे d5 देख लो, म्यू नॉट I बाय 2 पाई x और इंटू ADX। अब इसको उठा के इंटीग्रेट करोगे, x वेरिंग कहां से कहां तक, a से लेके 2a तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट IA बाय 2 पाई log ऑफ 2 आ गया, ठीक है। तो ये तो मेरा a पार्ट गया, ठीक है, ओके। अब बी पार्ट के लिए वही जैसे मैंने बताया था कि ये लूप को पहले ऐसे दिख रहा था, अब 90 डिग्री घुमा दिया तो ऐसे दिख रहा है। और SR डैश के थ्रू जितना फ्लक्स है वही मेरा SR के थ्रू फ्लक्स है, यानी SR डैश लाइन नहीं है, SR डैश का मतलब है इनटू द पेज ए डेप्थ भी है इसकी, और यहाँ पे SR की भी ए डेप्थ है, और इन दोनों के थ्रू फ्लक्स जैसे कि मैंने बताया था सेम है। तो अभी क्या ये जो SR डैश मुझे दिख रहा है वो एक रेक्टेंगुलर लूप से रिप्लेस कर दिया, मतलब स्क्वायर लूप को एक रेक्टेंगुलर लूप से रिप्लेस कर दिया, वो ऐसा रेक्टेंगुलर लूप बना। वापस इसमें x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एलिमेंट लेंगे, तो उसका d5 तो वही होगा, म्यू नॉट I बाय 2 पाई x इंटू ADX। बस ये है कि इंटीग्रेशन लिमिट्स कहां से कहां तक हो जाएंगी। तो देखो r डैश को a√2 पे रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, r डैश को a√2 पे रखना पड़ेगा, तो बस a√2 पे रख दिया मैंने, और इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या हो जाएंगी, a से लेके √2a हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो log ऑफ √2 आएगा, तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई log 2 हो गया, ठीक है। तो ये जो है जस्ट पहले से एग्जैक्टली आधा फ्लक्स हो गया। समझ में आया सभी को? आई होप दिस इज क्लियर। बल्कि इससे ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये खाली लूप ना होके मान लो कोई ऐसा करके ऐसा आड़ा टेढ़ा भी हमें बना देता तो भी इस तरह का काम कर पाता है, देखो। यानी ये SR की जगह ये ऐसा करके ऐसा भी कुछ होता है, यानी पूरा फ्लैट नहीं होता, ये ऐसे आड़ा टेढ़ा सरफेस भी होता तो भी मैं इससे रिप्लेस कर पाता, क्योंकि फील्ड लाइंस तो उतनी क्रॉस कर रही होती। समझ में आई बात की नहीं? तो इफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इज सेम देन द फ्लक्स इज सेम। क्लियर है सभी को? ठीक है। प्लीज पे अटेंशन, आई विल गिव यू वन मोर वे ऑफ विजुअलाइजिंग दिस। एक और तरीका विजुअलाइज करने का दे रहा हूँ। तुमको पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स मेरा जीरो होता है ना? क्लोज सरफेस से मेरा नेट फ्लक्स क्या होता है, जीरो। अब इमेजिन करो एक क्लोज सरफेस, एक ये वाला रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल ले लिया मैंने, और एक वर्टिकल पूरा स्क्वायर ले लिया मैंने। तो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल और वर्टिकल स्क्वायर दो फेसेस हो गए, और उसके अलावा क्या किया मैंने, ये सिलिंड्रिकल सरफेस इसके साथ में चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या है सरफेस मेरा? there's a rectangular surface on the top, there's a square face vertical, and there's a cylindrical surface going like this, ठीक है। इनसे मेरा एक सॉलिड क्रिएट हो गया, समझ गए। और चाहो तो फ्रंट ढक्कन ले लो और पीछे का ढक्कन ले लो। फ्रंट ढक्कन और पीछे के ढक्कन से तो वैसे ही फ्लक्स जीरो होगा, क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, आगे वाले ढक्कन के पैरेलल चल रही फील्ड लाइंस, पीछे वाले ढक्कन के भी पैरेलल चल रही फील्ड लाइंस। विजुअलाइज हो रहा है किस तरह का सॉलिड की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली वो क्रॉस सेक्शन में देखो तो इस तरह का सरफेस, ये सॉलिड सरफेस है जिसके सरफेस की बात कर रहा हूँ, इस सॉलिड का। समझ गए कैसा सरफेस क्रिएट हुआ? एक ये रेक्टेंगल ए से लेके a√2 का रेक्टेंगल, एक ये वर्टिकल रेक्टेंगल, और एक सिलिंड्रिकल सरफेस जो ऐसे चल रहा है। इनसे जो सॉलिड क्रिएट हुआ, इसका सामने वाले ढक्कन से जीरो फ्लक्स है क्योंकि फील्ड लाइन उसके पैरेलल है। पीछे वाले ढक्कन से जीरो फ्लक्स है क्योंकि उससे भी क्या कहते हैं, पैरेलल फील्ड लाइंस है, ठीक है। और जो सिलिंड्रिकल सरफेस कर्व जा रहा है, इससे भी फ्लक्स जीरो, क्योंकि वापस सिलिंड्रिकल सरफेस के अलॉन्ग ही जा रही है फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ऊपर वाले ढक्कन से फ्लक्स यानी सॉरी पीछे वाले ढक्कन से फ्लक्स जीरो, सामने वाले ढक्कन से फ्लक्स जीरो, सिलिंड्रिकल सरफेस से फ्लक्स जीरो। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर वाला रेक्टेंगुलर ढक्कन है और ये वर्टिकल ढक्कन है, इन दोनों का फ्लक्स का सम भी जीरो होना चाहिए। क्यों? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या कहता है, सारे फ्लक्सेस का सम तो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ऊपर वाले ढक्कन का फ्लक्स एक्जैक्टली शुड बी इक्वल टू द वर्टिकल ढक्कन का फ्लक्स। समझ में आई बात की नहीं? तो ऐसे भी इसको सोच सकते हो, या तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन से देख लो, नहीं तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म से भी सुटेबल सरफेसेस बना के हम इस चीज को देख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म से भी समझ में आया, उसी को देखा इस तरह से, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके। तो चलो अभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और टेस्ट करता हूँ। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन में इसी को थोड़ा सा और को इसमें खेलते हैं मतलब थोड़ा। अभी तो क्या किया था हमने, जो लाइन एसपी है इसके ऊपर 90 डिग्री घुमाया था हमने, है ना। अब मान लो इसको 90 डिग्री 120 डिग्री घुमा देता। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? पहले इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यही है जहां पे ये लूप कोप्लेनर है, ठीक है, और ये ए बाई ए का लूप लाइन के साथ कोप्लेनर जैसे दिख रहा है, ठीक है। बाद में मैंने क्या किया, इसी लूप को मैंने इसी लाइन पीएस के अबाउट मैंने कितना घुमा दिया, 120 डिग्री घुमा दिया। पहले 90 घुमाया था, 90 की जगह 120 घुमा दिया। अभी बता सकते हो नया फ्लक्स कितना होगा? सोचो, 2 मिनट सोचो। व्हाट विल बी द न्यू फ्लक्स इफ इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री आई हैड रोटेटेड दिस बाय 120 डिग्री? समझ गए? यानी ऐसे करके ये 90 डिग्री की जगह 90 से ये 120 घुमा दिया, समझ गए? 30 डिग्री और एक्स्ट्रा घुमा दिया इसी तरफ। तो अभी नया फ्लक्स कितना होगा सोचो। अच्छा, इसको मेरे साथ विजुअलाइज करो, ध्यान से देखो।
जैसे इसको पहले 90 डिग्री घुमाया था तो ये 90 डिग्री में ए हाइट का इधर आ गया था, राइट। अब 120 डिग्री घुमा रहा हूं तो क्या होगा, ये यहां से पहले तो हॉरिजॉन्टल ऐसे दिख रहा था, 90 डिग्री यहां तक हो, यानी ये अभी ऐसे दिख रहा होगा मुझे लूप। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर अब ध्यान से देखना, ये लूप मेरा अगर ऐसे हो गया है तो अभी क्या है, ये भी विड्थ ए है, ये भी विड्थ ए है, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है मुझे। समझ में आई बात की नहीं? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा 120 डिग्री अगर घुमाओगे। ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, ये 90 डिग्री घूमने के बाद 120 डिग्री घूमने के बाद ऐसी करके ऐसी ज्योमेट्री दिख रही होगी तुमको, है ना। अब ध्यान से देखना, अब हर फील्ड लाइन इसको दो दो बार काटना शुरू हो जाएगी। समझ में आ गई बात की नहीं? यहाँ पे देखो जरा, ये फील्ड लाइन इसको यानी ऐसे करके ऐसे जो आ रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, तो इस फील्ड लाइन ने यहाँ पे भी काटा, यहाँ पे दोबारा काट दिया। ऐसी कोई फील्ड लाइन होगी, इसको यहाँ पे फिर से दो दो बार काट रही होगी। विजुअलाइज हो रहा है? अभी फील्ड लाइन जो दो दो बार काटना शुरू हो जाएंगे इसको। और इनफैक्ट यहाँ पे अगर तुम्हें क्लोज सरफेस बनाना है तो एक तो यही वाला सरफेस ले लो, ठीक है, और उसके अलावा बस ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस से पूरा क्लोज हो जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं? ये 120 डिग्री पे ये मेरा लूप जा रहा है जो कि स्क्वायर शेप में है, और यहाँ से जो ये सिलेंड्रिकल सरफेस है इससे मैं अगर इसको कंप्लीट कर दूं और आगे का ढक्कन लगा दूं, पीछे का ढक्कन लगा दूं, तो मेरे को ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। मेरे को कोई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है कि नहीं? इस वाले लूप से मैं बस एक सिलेंड्रिकल सरफेस एक्स्ट्रा लगाऊंगा तो मेरा लूप कंप्लीट हो गया। और फ्रंट ढक्कन और रियर ढक्कन से वापस फ्लक्स जीरो है, और सिलेंड्रिकल ढक्कन से कितना फ्लक्स है, सिलेंड्रिकल पार्ट जो इससे, उससे भी जीरो फ्लक्स है। इसका मतलब क्या है, इस वाले से कितना फ्लक्स होना चाहिए, जीरो। या तो गॉस लॉ से दिख रहा है कि जीरो हो गया फ्लक्स, या फिर क्या देख सकते हो, या फिर ये देख सकते हो कि दो दो बार काट रहा है। मैं एक मिनट अच्छा पेन यूज करता हूँ, लेट मी यूज अ थिन पेंसिल, तो समझ में आएगी बात। एक्चुअल में क्या है, ये ऐसे करके ऐसे दिख रहा होगा तुमको, नजर आ रहा है क्या? ये लूप ऐसे ऐसे करके ऐसे बन रहा होगा, और जो उधर से फील्ड लाइन आ रही है एक बार ऐसे काटेगी और एक बार फिर से ऐसे काटेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर फील्ड लाइन जो दो दो बार काट रही होगी उसको, समझ में आ रहा है? हर फील्ड लाइन ऐसे ऐसे सर्कल के लॉन्ग आएगी तो एक बार अंदर से बाहर की तरफ काटेगी, फिर बाहर से अंदर की तरफ काटेगी। तो समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है जीरो फ्लक्स? अगर फील्ड लाइन सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही होती तो फिर नॉन जीरो फ्लक्स होता है ना। वही फील्ड लाइन बाहर भी काट रही है, वही फील्ड लाइन दोबारा अंदर भी गिन रही है, तो जीरो फ्लक्स होगा कि नहीं? तो दोनों तरह से विजुअलाइज हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी से भी विजुअलाइज हो रहा है, और क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस बना के भी विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर व्हाई द फ्लक्स विल बी जीरो। 120 डिग्री घुमा दोगे तो जीरो फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई भी एंगल घुमा के तुम उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो विजुअलाइज करने की कितना फ्लक्स होगा। क्लियर है ना? 90 डिग्री वाला केस जैसे विजुअलाइज किया तो उसी का ही एक्सटेंशन है 120 डिग्री। बस ये है कि 90 डिग्री में मुझे दो सरफेसेस बनाने पड़ रहे थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और फिर एक कर्व सिलेंडर। लेकिन यहाँ पे तो सीधे सिलेंडर से क्लोज हो जा रहा है पूरा। कोई और होता तो सिलेंडर से पूरा नहीं क्लोज होता, फिर उसके अंदर कुछ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करके लगाने पड़ते हैं। समझिए, यहाँ पे तो खुद ही डायरेक्टली क्लोज हो जा रहा है उसको। ओके, क्लियर? ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है ना? मान लो अभी जैसे इस तरह का इक्विलेटरल ज्योमेट्री बन गया, ये वायर ऐसे जा रही है और ये सरफेस ऐसे है, तो वायर से दिख रहा है कि दो दो बार फील्ड लाइंस काट रही है इसको। इस तरह की ज्योमेट्री है। जब ऐसे था तब नहीं दो दो बार काट रही थी, लेकिन जब इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है वायर के ऊपर दोनों एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, फॉर दैट मैटर स्क्वायर ना होता, ये रेक्टेंगल भी होता, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल सबटेंड कर रहा होता है इस वायर पे, इस प्रोजेक्शन में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सबटेंड कर रहा होता तो भी मेरा जीरो हो जाता फ्लक्स। समझ में आई बात की नहीं? तो ये टेक्निक की तरह से हम यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोजेक्शन बना सकते हैं इसकी, ऐसी प्रोजेक्शन में चले जाओ जिसमें वायर जो पॉइंट की तरह दिख रही है, लूप भी मेरा एक लाइन की तरह दिख रहा है, तो फिर फ्लक्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी। क्लियर है? इसके बाद हम लोग स्टेट करते हैं फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ क्या है हमारा? Faraday's law की स्टेटमेंट है, the EMF induced in any loop or a coil is given as E is equal to minus d phi by dt। यानी EMF जो है मेरा नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है? तो ध्यान है, हम लोगों ने हर एक लूप को डायरेक्टेड लूप डिफाइन किया है। तो अगर तो मेरा इसका फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब जो डायरेक्टेड लूप का डायरेक्शन ले रखा है उसके अगेंस्ट है EMF। ठीक है, EMF या तो लूप के अलोंग होगी या लूप के अगेंस्ट होगी। तो अगर ये टर्म माइनस डी फाई बाई डी टी अगर नेगेटिव आ रहा है तो जिस तरफ मैंने लूप का सेंस लिया उसके अगेंस्ट EMF है। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो जिस सेंस में मैंने लूप लिया उसी सेंस में मेरा EMF। समझ गए फैराडेज लॉ? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से ऐसे रिलेटेड है। ठीक है, क्या लिखा? EMF induced in any loop or a coil is given as E is equal to minus d phi by dt and if the coil has capital N number of turns, तो E क्या हो जाएगा? माइनस n d phi by dt। ये भी अंडरस्टूड बात है। अगर एक टर्न से फ्लक्स पाई है तो हर एक टर्न के अंदर EMF जनरेट हो रही होगी, और जो कॉइल है, कॉइल के तो सारे टर्न्स आपस में सीरीज में ही जुड़े हुए हैं, इज इट नॉट? तो इसलिए n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर n इंटू 5 को तो बोल दो कि टोटल फ्लक्स लिंकेज है। तो बेसिकली मतलब इनफैक्ट फ्लक्स लिंकेज की बात की जाती है, सोलेनॉइड के थ्रू जब फ्लक्स की बात करते हैं तो उसका जनरली होता है फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज का क्या मतलब होता है? एक टर्न से जो भी फ्लक्स है उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज।
बट कई बार पूरा फ्लक्स लिंकेज वर्ड बोलते नहीं है, कई बार खाली फ्लक्स बोल देते हैं, उसका मतलब यही होता है फ्लक्स लिंकेज होता है कॉइल्स के लिए अक्सर। तो ये जो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी लिखा हुआ है ये एक्चुअली यहाँ पे फाई एक टर्न का फ्लक्स है, या फिर सीधे ही डी फाइव बाई डी टी भी लिख दो, उसमें फाई का मतलब हो जाएगा हमारा टोटल फ्लक्स लिंकेज का रेट। समझ गए? फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज में समझ गए ना फर्क क्या? फ्लक्स का मतलब खाली होता है फ्लक्स पर टर्न, और फ्लक्स लिंकेज का मतलब होता है सारे टर्न्स का फ्लक्स ऐड करके जो निकाला। जनरली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फ्लक्स पर टर्न, जनरली वी आर इंटरेस्टेड इन फ्लक्स लिंकेज ओनली, क्योंकि हमें पूरी कॉइल की ईएमएफ से मतलब होता है, एक टर्न की ईएमएफ निकाल के क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। जनरली वी ऑलवेज, तो ये समझ गए ना माइनस एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे फाइव इज रिप्रेजेंटिंग वन टर्न, राइट, फ्लक्स ऑफ वन टर्न। तो क्या लिखा फिर, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज द सेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। If induced EMF comes out to be positive, then EMF is in the same sense as the sense of the directed loop. Okay. And if it is negative, the EMF is opposite to the sense of the loop. Sense of the loop is given by the right hand thumb rule. जैसे कि मैंने बताया था, keep the thumb along the area normal and curl of fingers of the right hand gives the sense of the loop. मतलब कुछ भी कर लो, या तो कर्ल ऑफ फिंगर से हम एरिया नॉर्मल की डायरेक्शन निकाल लें, या फिर एरिया नॉर्मल डिफाइन कर लिया तो कर्ल ऑफ फिंगर से हम लोग लूप का सेंस डिफाइन कर लें, ठीक है। तो जनरली हम एरिया नॉर्मल पहले डिफाइन करते हैं, सेंस लूप का बाद में डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हम फाइनली हम ये चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से एक्यूट एंगल बने एरिया नॉर्मल में। तो थंब को हम पहले प्लेस करेंगे, उससे कर्ल ऑफ फिंगर से हम सेंस ऑफ द लूप डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो दिखा रखा है, अब जैसे इसके ऊपर अभी ध्यान देना, तो फैराडेज लॉ कैसे अप्लाई करना उससे समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एरिया नॉर्मल मैंने ऊपर की तरफ ले लिया, ठीक है, एरिया नॉर्मल ऊपर की तरफ ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो एक पॉजिटिव वैल्यू और बढ़ता जा रहा है, नहीं डी फाइव बाई डी मेरा पॉजिटिव है, बोलो। अगर सबसे पहली फिगर पे मैं फोकस कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ और इंक्रीज करते जा रहा है और एरिया नॉर्मल मेरा इधर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स है तो पॉजिटिव ना, बी एस कॉस थीटा सब पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव फ्लक्स, और मैग्नेटिक फील्ड बोल रखा है कि इंक्रीज होते जा रहा है, टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है इधर फ्लक्स। तो इसका मतलब क्या, डी फाइव बाई डी टी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब डी फाइव बाई डी टी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी माइनस डी फाइव बाई डी टी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, राइट। अच्छा, इसमें लूप का सेंस क्या होगा, तो थंब को मैंने अगर एरिया वेक्टर के लॉन्ग किया तो दिस इज द सेंस ऑफ द लूप, राइट। ये मेरा लूप का सेंस है, डायरेक्टेड लूप का ये सेंस है, बट माइनस डी फाइव बाई डी टी मेरा नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या, मेरा ईएमएफ जो है लूप के सेंस के अगेंस्ट, तो ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगी। समझ में आई बात की नहीं? आई होप इट इज मेकिंग सेंस। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मेरे को ये पता चल गया कि फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, इसलिए माइनस डी फाइव बाई डी टी नेगेटिव है। इसका मतलब जिस भी तरफ मेरा डायरेक्टेड लूप है उसके अगेंस्ट ईएमएफ है, क्योंकि नेगेटिव ईएमएफ है, उसका मतलब डायरेक्टेड लूप के अगेंस्ट ईएमएफ है। अब डायरेक्शन ऑफ द लूप कैसे पता चलेगा, एरिया नॉर्मल के लॉन्ग थंब किया, कर्ल ऑफ फिंगर से मुझे लूप का सेंस मिला, और क्योंकि माइनस डी फाइव बाई डी टी नेगेटिव है इसलिए ईएमएफ मेरा इस सेंस में। आई होप दिस इज क्लियर। ए पार्ट सभी को समझ में आया। इसी तरह से देखो सेकेंड लूप है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले इतना बड़ा है, बाद में छोटा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स है तो पॉजिटिव लेकिन घटते जा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्मॉलर होते जा रहा है, इसलिए फ्लक्स मेरा घटते जा रहा है। तो डी फाइव बाई डी टी मेरा नेगेटिव है, डी फाइव बाई डी टी नेगेटिव है, यानी माइनस डी फाइव बाई डी टी पॉजिटिव है। माइनस डी फाइव बाई डी टी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो मेरा सेंस ऑफ द लूप है, ट्रैवर्सल ऑफ द लूप का जो सेंस है उसी सेंस में ईएमएफ है। तो अभी यहाँ पे थंब को इस डायरेक्शन में कर रहे हो, तो सेंस ऑफ द लूप क्या है मेरा ये, इसलिए ईएमएफ भी इसी सेंस में, क्योंकि माइनस डी फाइव बाई डी टी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है फैराडेज लॉ से डायरेक्शन कैसे पता चलती है ईएमएफ की? आई होप क्लियर है बी पार्ट, ठीक है। अभी ये देखो सी पार्ट, ये नॉर्मली हम लोग ऐसे लेते नहीं है एरिया नॉर्मल्स, लेकिन इसमें ले रखी है तो इससे भी हम लोग पता लगा ही सकते हैं। इन्होंने क्या किया, एरिया नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्ट्यूज एंगल भी ले लिया, ठीक है। तो समझिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है और एरिया नॉर्मल इसको चेंज नहीं करना था, इसने एरिया नॉर्मल को अभी भी उधर ही रखा है। तो अभी इसका मतलब क्या, मेरा फाई तो नेगेटिव है, ठीक है, फाई नेगेटिव है और बी मेरा इंक्रीज होते जा रहा है, यानी और नेगेटिव होते जा रहा है, समझ गए। तो डी फाइव बाई डी टी कोई नेगेटिव क्वांटिटी है और ज्यादा नेगेटिव होती है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, यानी डी फाइव बाई डी टी मेरा नेगेटिव है, ठीक है। यही मैं बोल रहा था, मेरे दिमाग पे तो जोर पड़ रहा है, तुम लोग इंटेलिजेंट हो, ठीक है। समझ गए कि ये नेगेटिव क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड में बढ़ती जा रही है, यानी मेरा डी फाइव बाई डी टी अपने आप में नेगेटिव है। डी फाइव बाई डी टी नेगेटिव है, यानी माइनस डी फाइव बाई डी टी मेरा पॉजिटिव है। माइनस डी फाइव बाई डी टी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, जिस सेंस में मेरा लूप का डायरेक्शन है उसी सेंस में मेरा ईएमएफ है। तो थंब को एस के अलोंग किया तो ये मेरा लूप का सेंस आ रहा है और यही मेरा ईएमएफ का सेंस आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो दिख रहा है ना, नेगेटिव करोगे फिर एक और नेगेटिव करोगे तो दिमाग में समझ गए ना, सिली मिस्टेक हो ही सकती है। तो जनरली मैं होता इस केस में तो मैं एरिया नॉर्मल ऐसे लेता ही नहीं,
मैं एरिया नॉर्मल डाउनवर्ड ले लेता, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा पॉजिटिव हो जाता और बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो फिर माइनस डी फाइव बाई डी मेरा नेगेटिव हो जाता, तो इसके हिसाब से ये है मेरा, ये लूप का सेंस हो जाता, और इसके अगेंस्ट लेते तो यही वाली डायरेक्शन आती। समझ गए कि नहीं? फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरफ लूप का नॉर्मल ले लो, फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली ईएमएफ का सेंस वही आएगा, चाहे अपवर्ड लो लूप की नॉर्मल, चाहे डाउनवर्ड ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी में अगर मान लो डाउनवर्ड नॉर्मल लेता तो लूप का सेंस मेरा ये आता, लेकिन माइनस डी फाइव बाई डी नेगेटिव हो जाता, फिर नेगेटिव हो जाता तो वापस ईएमएफ का यही करेक्ट सेंस ही आता, ठीक है ना? तो अब ये दो बार नेगेटिव दिमाग में करने से अच्छा है कि लूप का सेंस ऐसा ले लो कि एक्यूट एंगल बनाओ मैग्नेटिक फील्ड से एज फार एज पॉसिबल। हाँ, कई बार क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ही घूम रहा होगा स्पेस के अंदर लगातार, यानी समझ गए 360 डिग्री घूमते जा रहा है, और लूप तुम्हारा फिक्स ही है, तो फिर तो हमेशा एक्यूट एंगल तो रख नहीं पाओगे, कभी ना कभी तो ऑप्टिकल एंगल भी बन रहा हो, तब कोई ऑप्शन नहीं, कोई भी डायरेक्शन लेके चल पड़ो उस केस में, ठीक है। हाँ, लेकिन एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू मेंटेन एन एक्यूट एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जस्ट एक हिंट है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लीजिए, बट इट जनरली हेल्प्स अवॉइड द सिली मिस्टेक्स। समझ में आया? सी वाला। ऐसे डी वाला देखो, डी वाला डायग्राम, इसमें क्या होगा खुद से सोचो एक बार, इसमें क्या होगा सोचो एक बार, ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तुम लोग अपने दिमाग से खुद अपने आप को एक्सप्लेन करो। डी फिगर इज इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ, ठीक है, अपने माइंड में एक बार करो इसको। हाँ, तो ये भी डायरेक्ट ही है। यहाँ पे वापस देखो, हमने यहाँ पे देखो फ्लक्स तुम्हारा नेगेटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है बी में और एस में, तो फ्लक्स नेगेटिव है मेरा, ठीक है। और ये घटते जा रहा है फ्लक्स, आई मीन मैग्नीट्यूड फ्लक्स का घटते जा रहा है, बी मेरा घटते जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बी अगर मेरा घटते जा रहा है तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड घटते जा रहा है, तो वो एक्चुअली क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, इज इट नॉट? तो यानी मेरा क्या है, डी फाइव बाई डी टी मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया डी फाइव बाई डी टी। समझ में आ रही है बात की नहीं? फाई मेरा नेगेटिव है, सोच के देखो, यहाँ पे मान लो पहले -100 है, तो -100 से -50 हो गया, तो बढ़ा है, घटा नहीं है, ठीक है। -100 से -50 हो गया तो बढ़ गया, तो डी फाइव बाई डी टी मेरा पॉजिटिव है, इसलिए माइनस डी फाइव बाई डी टी मेरा नेगेटिव है। माइनस डी फाइव बाई डी टी नेगेटिव है, इसका मतलब ईएमएफ किस तरफ होगी, तो लूप का सेंस क्या है, सम को एस के अलोंग करोगे तो ये मेरा लूप का सेंस है, क्योंकि माइनस डी फाइव बाई डी टी नेगेटिव है, इसलिए इसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो अभी जो मैं बोल रहा था वो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिमाग में कितना सोचना पड़ रहा है कि ये -100 है, फिर -50 हुआ तो बढ़ा या घटा, ठीक है। तो ये सब चीज अवॉइड करने से इससे अच्छा है एक्यूट एंगल ही ले लो। पॉजिटिव चीज बढ़ती है तो बढ़ती है, घटती है तो घटती है, नेगेटिव चीज बढ़ती है तो घटती है तो बढ़ती है, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब अनलेस यू हैव अ गुड आईक्यू, ठीक है, मतलब मैं तो कई बार गलत कर देता हूँ इसको, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो डू दिस वेरी केयरफुली। वैसे तो फैराडेज लॉ से डायरेक्शन निकालनी नहीं पड़ेगी, बाद में तुमको एक और रूल बताऊंगा, लेंस लॉ होता है, लेंस लॉ से और जल्दी हो जाता है, उसमें कोई सिली मिस्टेक भी नहीं होगी। तो बस लेकिन समझना चाहिए कि माइनस साइन क्यों बैठा है। कई बार सोचते हैं बच्चे की माइनस साइन की कोई जरूरत नहीं, बस मैग्नीट्यूड निकालना फैराडेज लॉ से, और डायरेक्शन जो है लेंस लॉ से निकालनी, बाद में लेंस लॉ बताऊंगा। ऐसा नहीं है, माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस जो सजावट के लिए नहीं है खाली, तो फैराडेज लॉ में माइनस साइन का मीनिंग है, क्योंकि बच्चे जनरली क्या डायरेक्शन लेंस लॉ से ही हमेशा निकालते हैं, तो उनको लगता है माइनस साइन का कुछ मतलब नहीं, मॉड ले लो बस। मॉड नहीं लेना है, माइनस साइन की सिग्निफिकेंस है, माइनस साइन बताता है कि किस सेंस में ईएमएफ है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, यू विल नेवर यूज फैराडेज लॉ फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, यू ऑलवेज फाइंड द डायरेक्शन यूजिंग लेंस लॉ, वो बाद में बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में तो है ना, फैराडेज लॉ से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्लियर है सभी को? ठीक है। इसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं कि ईएमएफ का मतलब क्या होता है। इनफैक्ट पहले भी डिफाइन किया हुआ है, अभी पूरा चैप्टर ही ईएमएफ के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड है। तो एक बार ईएमएफ को कह लो काइंड ऑफ रिकैप करें, या फिर और डेप्थ में देखते हैं कि ईएमएफ है क्या चीज, ठीक है। तो देखो क्या लिखा मैंने, रिकॉल दैट इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ क्लोज लूप इज जीरो, दस इन अ क्लोज लूप बाय वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी जीरो। कोई भी अगर क्लोज लूप है उसके अंदर मुझे पता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है, तो इंटीग्रल ई डॉट डीएल तो मेरा जीरो होगा, ठीक है ना। ई यानी ई कंजर्वेटिव डॉट डीएल का इंटीग्रल तो जीरो होगा। लेकिन अगर मान लो रेजिस्टेंसेस वगैरह हैं, उसके अंदर हीट वगैरह जनरेट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, दैट हीट कैन नॉट बी जनरेटेड बाय द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का नेटवर्क डन जीरो है, तो उससे हीट कैसे जनरेट हो सकती है, नहीं हो सकती जनरेट। तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा जिसका वर्क डन ना क्लोज लूप जो है नॉन जीरो है। समझ में आई बात की नहीं? वर्क डन इन अ क्लोज लूप अगर नॉन जीरो होगा, तो फिर वो जितना वर्क कर रहा होगा उतनी हीट हमारी जनरेट हो सकती है, या तो हीट जनरेट हो रही होगी या फिर स्टोर हो रही होगी एनर्जी, जैसे कैपेसिटर वगैरह तो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसमें, या तुम्हारा बाद में सोलेनोइड देखोगे तो सोलेनोइड में भी एनर्जी स्टोर होती है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। समझ में आई बात की नहीं? लेकिन अगर ये बात पक्की है कि अगर एनर्जी स्टोर हो रही है या डिसिपेट हो रही है, तो दैट कैन नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डूइंग वर्क इन अ क्लोज लूप।
तो इसका मतलब क्या, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है, जो चार्ज को धकेल रहा है। चार्ज को धकेलने के लिए मुझे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए लूप के अंदर, तो क्या लिखा, thus in a complete loop work done by electrostatic force must be zero. However, if current is flowing in a loop having some resistance, heat will be getting dissipated and therefore some net work must be done on the charges in the loop at the expense of which this heat is getting evolved, ठीक है। Thus we need some non-conservative force in the loop responsible for pushing the charge and doing the net work done on the charges। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जरूर होगा। वर्क डन इन अ लूप अगर नॉन जीरो है तो यही डेफिनेशन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। वर्क डन इन अ लूप इज नॉन जीरो फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है नहीं। द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट चार्ज इज डिनोटेड बाय ई स्टार। तो ये जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है लूप के अंदर, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ई स्टार। बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्यों ई स्टार से डिनोट करें, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करते हैं, तो इसको ई स्टार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यूनिट इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली होगी, इज इट नॉट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज ही है ना। तो ये क्या, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट चार्ज है, बट यूनिट तो इसकी भी वही होगी ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, इसलिए ई स्टार से सेम सिंबल है, पर स्टार लगा दिया to denote that it's a non conservative field, ठीक है। Since it has same dimension as that of electric field, like electric field, this is also force per unit charge, ठीक है। Now EMF is defined as work done by the non-conservative force per unit charge। तो EMF क्या होगा, अगर कहीं पे भी पॉइंट A से पॉइंट B तक तुम जा रहे हो और A से B के बीच में अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मिल रहा है तो EMF क्या है, इंटीग्रल ऑफ E स्टार डॉट dl फ्रॉम A to B। ये EMF की डेफिनेशन है, समझ गए। अब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा हो सकता है, तो अगर बैटरी लगी है तो ये केमिकल फोर्स होगा, जैसे यहाँ A से B तक जा रहे हो तो बीच में केमिकल फोर्सेस जो धकेल रहे होंगे चार्जेस को, ठीक है, तो वो केमिकल फोर्स हो सकते हैं। या फिर मैंने बताया था कि जैसे कोई रॉड अगर हमारी चल रही है मैग्नेटिक फील्ड में तो माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस हो सकते हैं जो चार्जेस को धकेल रहे हो, माइक्रोस्कोपिक फोर्स। याद है ना, मैग्नेटिक फोर्स एक मैक्रोस्कोपिक फोर्स होता है, एक माइक्रोस्कोपिक फोर्स होता है। माइक्रोस्कोपिक जो होता है वो चार्जेस को धकेलने के काम कर सकता है, ठीक है। तो समझ गए, तो क्या लिखा मैंने, तो ईएमएफ क्या हो गई, इंटीग्रल ऑफ ई स्टार डॉट डीएल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, इन एनी क्लोज लूप ईएमएफ इज गिवन बाय, अगर पूरा क्लोज लूप है तो पूरे क्लोज लूप पे इंटीग्रल करते हैं, क्या, क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ ई स्टार डॉट डीएल वेयर द सर्कल ऑन द इंटीग्रल साइन सिग्निफाइज दैट इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर लूप। समझ गए, लूप की ईएमएफ हो गई, ओके। ई स्टार जो है वो किस ओरिजिन का हो सकता है, बहुत सारे ओरिजिन का हो सकता है। ई स्टार अलग अलग मैकेनिज्म हो सकता है, इट कुड बी ऑफ द मैग्नेटिक ओरिजिन, ठीक है। ई स्टार मैग्नेटिक ओरिजिन का हो सकता है, जैसे तुम्हारे पावर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स में जो जनरेटर होता है वो क्या होता है, उसके अंदर एक कॉइल होती है कॉपर की जो मैग्नेटिक पोल्स के अंदर घूम रही होती है। ये शायद तुमने 10th में पढ़ा होगा, जनरेटर और मोटर रहता है 10th के सिलेबस में। वहां पे क्या कॉपर कॉइल घूम रही है तुम्हारी मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, तो उसकी वजह से क्या है, उनके ऊपर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो लग रहा है वो बेसिकली एक मैग्नेटिक नेचर का फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्जेस को धक्का लग रहा है, ठीक है नहीं, तो मैग्नेटिक नेचर का हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक, बेसिकली यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक फोर्स नहीं, मैंने बताया था ना मैग्नेटिक फोर्स का एक मैक्रोस्कोपिक है, एक माइक्रोस्कोपिक है। तो माइक्रोस्कोपिक जो फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, चार्जेस को धकेल रहा है अलोंग द लूप, ठीक है। तो मैग्नेटिक ओरिजिन का हो सकता है, ठीक है। या फिर स्यूडो फोर्स भी हो सकता है। स्यूडो फोर्स कैसे हो सकता है, मान लो कोई रिंग है, ध्यान देना, कोई रिंग है कॉपर का और इसको मैंने अल्फा से घुमाना शुरू कर दिया। अब इस रिंग को मैंने अल्फा से घुमाना शुरू कर दिया तो इस कॉपर रिंग में क्या बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिंग के फ्रेम से देखोगे तो एक स्यूडो फोर्स लगेगा, ऑयलर फोर्स लगेगा कि नहीं, एमआर अल्फा, याद है। अगर अल्फा से अगर रिंग घूम रहा है क्लॉकवाइज तो स्यूडो फोर्स जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक ऑयलर फोर्स लगेगा, एमआर अल्फा। तो अभी क्या होगा, रिंग के फ्रेम से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन से पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो रिंग के रिलेटिव एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर जाएंगे, समझ गए। अगर रिंग मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो रिंग के फ्रेम से इलेक्ट्रॉन्स मेरे एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस स्यूडो फोर्स। और होगा क्या, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो लैटिस पॉइंट से टकराएंगे, अपना माथा फोड़ेंगे, सर्कल में जा रहे हैं और माथा फोड़ते फोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हीट जनरेट होगी उस प्रोसेस में, समझ में आई बात की नहीं। तो यहाँ पे क्या है, स्यूडो फोर्स है उसका ओरिजिन, जो मेरा क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं ऑयलर फोर्स जो बना, ऑयलर फोर्स की जो फील्ड लाइंस है वो कैसी है, सर्कुलर है। रिंग के फ्रेम से अगर रिंग मेरा अल्फा से घूम रहा है तो ऑयलर फोर्स की सर्कुलर फील्ड लाइंस है, इज इट नॉट। और ऑयलर फोर्स का जो वर्क डन है क्लोज पाथ है वो नॉन जीरो, तो ऐसे भी ईएमएफ जनरेट होते हैं। इट कुड बी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्यूडो फोर्स आल्सो, ठीक है। या फिर मान लो कोई रॉड है, रॉड को मैं खींच के ले जा रहा हूँ इधर, तो रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन से पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा जो कि इसके ऊपर वर्क कर सकता है, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स से ऐसे, या फिर मान लो कोई डिस्क है उसको ओमेगा से घुमा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो वो स्यूडो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वर्क कर सकता है। अगर सर्किट कंप्लीट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स चल सकते हैं डिस्क के सेंटर से बाहर की तरफ पेरिफेरी के लॉन्ग चल सकते हैं रोटेटिंग डिस्क में, ठीक है। तो
ईएमएफ जो है स्यूडो फोर्स ओरिजिन की हो सकती है, जैसे मैंने अभी अभी बताया ऑयलर फोर्स से या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, या रॉड को ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हो तो ट्रांसलेटरी जो स्यूडो फोर्स है उससे भी ईएमएफ जनरेट हो सकती है रॉड के फ्रेम में, ठीक है। ओके, तो स्यूडो फोर्स होता है। उसके अलावा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, जो कि इसी चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दो वेराइटीज होती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है। जब भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो स्पेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो मेरा कंजर्वेटिव नहीं होता है, वो एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो वो भी ईएमएफ का सोर्स हो सकता है, या फिर केमिकल फोर्सेस मोस्ट कॉमन जो तुम लोगों का लिथियम आयन बैटरी होती है, या फिर तुम्हारे जो ड्राई सेल देखते हो जो मोटे मोटे में जो पढ़ते हैं, ये सब जो केमिकल एनर्जी या केमिकल फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है चार्जेस को धकेलने के लिए, ठीक है। तो ईएमएफ का मतलब समझ में आया कि नहीं? कभी भी मेरे को अगर किसी चार्ज को धकेलना है रफ मीडियम के थ्रू यानी रेजिस्टेंस वाले मीडियम के थ्रू, तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से काम ये बन नहीं सकता, कोई और फोर्स होना चाहिए जो इसको चार्जेस को धकेले। नॉर्मल बैटरीज में केमिकल फोर्स होता है जो धकेलता है, तो ये जो धकेलने वाला फोर्स है जो चार्ज को धक्का देता है, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेशन चाहिए ना, उसको इतने गंदे से रास्ते में भेजना है, तुमको माथा फोड़ फोड़ के जाना बेचारे को, तो उसको मोटिवेट करने के लिए कोई चाहिए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, ठीक है, या चार्जेस को धक्का दे रहा है उस रास्ते में जाने के लिए, वो धकेलने वाला जो फोर्स है वो मेरा अदर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो मेरा क्या है, वो मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट चार्ज जो भी आ रहा है उसका इंटीग्रल मेरा ईएमएफ है। EMF is always associated with the non-conductive field. It's never associated with the electric field. समझ गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से एसोसिएटेड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या दूसरा भी हो सकता है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से EMF नहीं होती है किसी भी ब्रांच में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो एक बार एक मिनट को बस दिमाग में फिट कर लो इसको, फिर आगे पॉज लेके आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखो, ये मेरे पास एक गोल्ड का रिंग है, ठीक है। बनाना या ग्राफिक्स तो गोल्ड का भी होना, उसके पैसे थोड़ी ना खर्चे होते हैं, ठीक है। तो गोल्ड का रिंग है मेरे पास, ठीक है, और ये जो है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूम रहा है, ओके, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, अ गोल्ड रिंग ऑफ रेडियस आर एंड क्रॉस सेक्शनल रेडियस स्मॉल आर इज मच मच लेस देन कैपिटल आर, रोटेट्स विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये अल्फा से घूमे जा रहा है, ठीक है। ये वैसी सिचुएशन जैसे मैंने अभी बताया था। तो इसमें क्या होगा, ऑयलर फोर्सेस ऐसे ऐसे लग रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे ऑयलर फोर्सेस ऐसे ऐसे लग रहे होंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना, ई स्टार जो मेरा फोर्स पर यूनिट चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, ध्यान देना मेरी बात। ई स्टार क्या है, मेरा फोर्स पर यूनिट चार्ज यहाँ पे, और जो यहाँ पे चार्ज है वो एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स पे अगर इस तरफ फोर्स लग रहा है ऐसे ऐसे करके, तो ई स्टार की डायरेक्शन क्या होगी, ई स्टार की डायरेक्शन वही होगी जो अल्फा की डायरेक्शन। समझ में आई बात की नहीं? यहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखनी। फोर्स पर यूनिट चार्ज में चार्ज की साइन वैल्यू लेनी। तो चार्ज कैरियर हमारा यहाँ पे है क्या, यहाँ पे किसकी वजह से करंट है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट है, रिंग के फ्रेम से, राइट। लैटिस पॉइंट्स की वजह, लैटिस पॉइंट्स तो स्टेशनरी दिखेंगे तुमको, इलेक्ट्रॉन्स उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ई स्टार का यही सेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, गोल्ड रिंग जो है ये अल्फा से घूम रहा है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ द रिंग इज रो फ्रॉम द रिंग फ्रेम कैलकुलेट, हाँ इसकी रेजिस्टिविटी रो दे रखी है, तो समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन यानी आराम से नहीं जा रहा, माथा फोड़ फोड़ के जा रहा है, रेजिस्टिविटी है कुछ नहीं, ठीक है, ओके। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द रिंग इज रो फ्रॉम द रिंग फ्रेम कैलकुलेट, सबसे पहले निकालना है ई स्टार कितना होगा, ठीक है, एक ये है। सेकंड क्या है, ईएमएफ इन द लूप विद द प्रॉपर सेंस, इसमें ये लूप के अंदर ईएमएफ का सेंस क्या है, ये सेकंड पार्ट है। सी पार्ट क्या, करंट इन द लूप, तो करंट कैसे निकलेगा, अगर एक बार ईएमएफ निकल गई तो ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दोगे तो करंट आ जाएगा लूप के अंदर, राइट। और सेकंड फोर्थ पार्ट क्या है, पावर जनरेटेड इन द लूप निकालना, कि कितना, अब ईएमएफ निकल गया तो ई स्क्वायर बाय आर कर दो, या फिर हम आई वी आई कर दो, या फिर आई स्क्वायर आर कर दो, कुछ भी कर दो तो पावर निकल जाएगा, समझ गए। तो समझ में आ रहा है किस तरह से प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन में। और ऑयलर फोर्स कितना होता है, एम आर अल्फा, ध्यान है ना। तीन सूडो फोर्सेस मैंने बताए थे, ऑयलर फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरिलियस फोर्स, राइट। तो इन सब की वैल्यूज क्या थी, ऑयलर फोर्स था मेरा माइनस एम आर अल्फा, अल्फा के अगेंस्ट होता है ऑयलर फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कैप, ठीक है। और कोरिलियस फोर्स क्या था, -2 एम ओमेगा क्रॉस बी, -2m ओमेगा क्रॉस बी कोरिलियस फोर्स होता है, ठीक है। दोबारा रिव्यू करा दूंगा, बट अभी जस्ट फॉर अ रिकैप मालूम होने, तीन सूडो फोर्स होते हैं रोटेटिंग फ्रेम्स में, राइट। तो यहाँ पे ऑयलर फोर्स की वजह से ईएमएफ है। तो जल्दी से कंप्लीट करो इसको, उसके बाद डिस्कस करते हैं, सब लोग कर लो इसको, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं इसको, मुश्किल तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ई स्टार क्या हो जाएगा, ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज जनरेटेड ड्यू टू ऑयलर फोर्सेस व्हिच आर सेम एज सूडो फोर्स इन द टैंजेंशियल डायरेक्शन। तो हर एक के ऊपर एम आर अल्फा, पीछे की तरफ मेरा
सूडो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ई स्टार क्या हो जाएगा, एम आर अल्फा डिवाइडेड बाई ई। एक्चुअली चाहो तो माइनस ई लिख लो, माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड की बात है तो ई स्टार की यही वैल्यू है, ठीक है। और वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। स्मॉल एम मास है इलेक्ट्रॉन का और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। दिस इज इन द सेम सेंस एज अल्फा सिंस इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। तो इसका क्योंकि स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ है लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इसलिए इसी सेंस में मेरा ईएमएफ, ठीक है, अलोंग द अल्फा ईएमएफ, ओके, ठीक है, सिंस इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज दस ईएमएफ इज इन द क्लॉकवाइज सेंस इवन दो सूडो फोर्स इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ईएमएफ मेरा क्लॉकवाइज ही है, ठीक है, मतलब जिस व्यू में मैं देख रहा हूँ, ओके। दस ई स्टार क्या है, एम आर अल्फा बाई ई, ये ए पार्ट का आंसर हो गया। अब ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ क्या, ई स्टार डॉट डीएल का पूरा इंटीग्रल इन द लूप, राइट। तो पूरे लूप में इंटीग्रेट करना तो हर जगह तो ई स्टार अलोंग द टैंजेंट ही चल रहा है, तो डीएल से करना तो हर जगह cos जीरो का ही फैक्टर है। तो ई स्टार डीएल का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई स्टार तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन का, और डीएल का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो बस तो ई स्टार डॉट डीएल का इंटीग्रल ई स्टार इंटू 2 पाई आर। तो ये मेरा ईएमएफ आ गया लूप में, ठीक है, लूप का ईएमएफ आ गया। उसके बाद क्या पूछा था हम लोग को, करंट इन द लूप। तो करंट इन द लूप के लिए क्या करना है, ईएमएफ पता है तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है बस, इज इट नॉट, ई बाय आर। और रेजिस्टेंस क्या होती है, रो एल बाय ए। तो लेंथ तो इसकी हो जाएगी 2 पाई आर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो बस तो ईएमएफ डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस लिखी हुई है, रो एल की जगह 2 पाई आर और एरिया की जगह पाई आर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये करंट आ गया, ठीक है। पावर मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया बट ठीक है, इसमें ये मेरा करंट है और ये मेरा ईएमएफ है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वी आई कर दो या ई आई कर दो, ये पावर आ जाएगा, ठीक है। समझ लो ना, बस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, हो जाएगा ना पावर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। समझ में आया ना ये किस तरह से किया हम लोगों ने, ठीक है, कोई डिस्कशन तो नहीं है इसमें। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पे क्या है मेरे पास, the long solenoid S shown in the cross section in the figure has 220 turns per centimeter। तो ये एक लंबा सा सोलेनॉइड है और सब लोग समझते हो ये किस तरह का डायग्राम है, ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ सोलेनॉइड का, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। और ये डॉट और क्रॉस का क्या मतलब है, यहाँ पे देख सकते हो, ये क्रॉस का मतलब है यहाँ से करंट अंदर गया और उधर से करंट बाहर निकला, समझ गए। सेमी सिलेंडर जैसा काट के दिखा रखा है, तो समझ गए, इधर से जा रहा है फिर इधर से बाहर निकल रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके करंट जा रहा है। हमने हाफ में काट के दिखाया हुआ इस डायग्राम को। तो ये मेरा इस तरह से डायग्राम है, ठीक है। तो ये बाहर में एक बड़ा सोलेनॉइड है, ठीक है, और इसके लिए बड़े सोलेनॉइड के पैरामीटर क्या दे रखे हैं, 220 टर्न्स पर सेंटीमीटर दे रखा है, ध्यान रखना पर सेंटीमीटर, एंड कैरी द करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दे रखा है और करंट इन एवरी टर्न दे रखा है हमको। उसका डायमीटर दे रखा है 3.2 सेंटीमीटर है। एट इट सेंटर भी प्लेस अ 130 टर्न क्लोजली पैक्ड कॉइल सी और डायमीटर 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक छोटी कॉइल रखी है, ठीक है, कितने टर्न्स है छोटी कॉइल में, 130 टर्न्स है, क्लोजली पैक्ड कॉइल, और डायमीटर इसका कितना 2.1 सेंटीमीटर, समझ गए, ओके। The current in the solenoid is reduced to zero at a steady rate in 25 मिलीसेकंड। तो 1.5 एम्पियर से तो इसको घटा के जीरो कर दिया कितने टाइम में, 25 मिलीसेकंड में इसको जीरो कर दिया। तो समझ में आ रहा है, अगर करंट घटाते जा रहे हो तो इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होते जा रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम होते जा रहा है तो यानी ये वाली जो कॉइल है इसका फ्लक्स लिंकेज कम होते जा रहा है, इज इट नॉट। और फ्लक्स लिंकेज कम होते जा रहा है यानी ये छोटी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। समझ में आई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ठीक है। क्या लिखा, करंट इन द सोलेनॉइड इज रिड्यूस्ड टू जीरो एट स्टेडी रेट in 25 milliseconds, ठीक है, कांस्टेंट है di by dt का, ठीक है। What is the magnitude of EMF that is induced in coil C while the current in the solenoid is changing? हमें ये बताना है, ये जो छोटी कॉइल है इसके अंदर EMF का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। जल्दी से कंप्लीट करो इसको। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है ना सभी को, ठीक है, और समझ में आ रहा है क्यों EMF इंड्यूस हो रही है, क्योंकि फ्लक्स चेंज होते जा रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है इफेक्टिवली, राइट, या टू बी प्रिसाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज निकालना है, क्योंकि पूरी कॉइल की ईएमएफ चाहिए तो एक टर्न के फ्लक्स चेंज का क्या करना है, तो पूरा चाहिए ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विल बी द ईएमएफ। जल्दी से कर लो इसको, ठीक है, इसको जल्दी से डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो बाहर वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अगर कर्ल ऑफ फिंगर्स हम देखें तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके एक्सिस के लॉन्ग ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करके आ जाएगा। तो बी ड्यू टू आउटर कॉइल क्या होगा, म्यू नॉट, इसको n1 बोल रहा हूँ, बाहर वाले का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को n1 बोल रहा हूँ। तो म्यू नॉट n1 i, ये तो हमने देखा है लॉन्ग सोलेनॉइड से ऐसे ही फील्ड होता है, ठीक है। अब सेकंड कॉइल के लिए फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, उसके नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कैपिटल N2 है, ठीक है, इंटू बी इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये एरिया हो गया, समझ गए। बी इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये क्या हो गया, फ्लक्स पर टर्न हो गया, और इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ओके। तो फाई क्या हो जाएगा मेरा अभी, तो बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा, म्यू नॉट स्मॉल n1 n2 i पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये मेरा फ्लक्स लिंकेज हो गया। अब ईएमएफ क्या है, डी फाई बाई डी टी, तो बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट n1 n2 पाई डी स्क्वायर बाय 4 एज इट इज। चेंज क्या हो रहा है, बस करंट चेंज हो रहा है मेरा टाइम के साथ, तो डी आई बाई डी टी, ठीक है, ओके।
तो अब बस वैल्यूज डालनी है इसके बाद डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा मेरा 1.5 एम्पियर से 0 कितने टाइम में हो गया ये तो कहीं पे दिया था 25 मिली सेकेंड, ठीक है। तो 1.5 डिवाइड बाई 20 मिली सेकेंड 25 मिली सेकेंड हमारा डी आई बाई डी टी हो, राइट। इनफैक्ट उसका नेगेटिव क्योंकि फाइनली 0 और इनिशियली ज्यादा तो नेगेटिव होगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस तो ईएमएफ का कुछ पूछा नहीं इसलिए साइन की हम चिंता नहीं करते, मैग्नीट्यूड खाली निकाल लेते। वो कितना आ जाएगा बस वैल्यूज डाल दो तो ये सब कैलकुलेट करके मेरा क्या आ जाता है 75 मिली वोल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया ना सभी को एग्जाम्पल। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। अब कल की क्लास में क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लोग और मैंने बताया था डायरेक्शन जल्दी से पता करने के एक लेंस लॉ होता है, तो लेंस लॉ हम देखेंगे। लेंस लॉ के अलावा फिर और कई केसेस देखेंगे। मोशनल ईएमएफ एक होती है जब दो तरह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकती है ना, या तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग कर दें या फिर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रख के उसके अंदर चीजों को चलाने लग जाए। तो मोशनल ईएमएफ कल मेजर जो हम लोगों का फोकस होगा दैट विल बी ऑन द मोशनल ईएमएफ। तो अलग अलग केसेस देखेंगे मोशनल ईएमएफ के, ठीक है। तो ये कल की क्लास होगी और उसके बाद मोशनल ईएमएफ के बाद फिर टाइम वेरिंग फील्ड्स को हम और नजदीकी से पढ़ाई करेंगे उसकी, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच।